देखिए, इनऑर्गेनिक के फोर्थ लेक्चर में आज हम पढ़ेंगे एटॉमिक मॉडल। ठीक। एटॉमिक मॉडल में दो टाइप के मॉडल हैं, एक इलेक्ट्रॉन की पार्टिकल नेचर को लेकर और एक इलेक्ट्रॉन की वेव नेचर को लेकर। ठीक है। जो पार्टिकल नेचर को लेके थे वो पुराने मॉडल थे, वो पास नहीं हुए हैं, वो डीमेरिट्स उसमें पाए गए। ठीक है। और जो न्यू मॉडल है यानी कि मॉडर्न एटॉमिक मॉडल, वो किसके ऊपर बेस्ड है? इलेक्ट्रॉन की वेव नेचर के ऊपर। क्लियर? तो चलिए हम क्या करेंगे, मॉडर्न एटॉमिक मॉडल ही पढ़ेंगे जो वेव नेचर पे बेस्ड है। ठीक। तो एटॉमिक मॉडल में हम पहले देख रहे हैं क्लासिकल मॉडल, मतलब पुराने मॉडल। कौन कौन से मॉडल थे? जे थॉम्सन मॉडल, रदरफोर्ड मॉडल और बोहर्स एटॉमिक मॉडल। ये तीनों ही मॉडल में, इन तीनों ही मॉडल के मेरिट्स आए और फिर इनके डीमेरिट्स भी आ गए, मतलब इनके ड्रॉबैक भी आ गए। ठीक है। तो ये मॉडल क्या हो गए? फेल हो गए, इनको अब इंक्लूड नहीं किया गया है। अगर मैं बात करें इन मॉडल के बारे में, डिटेल में आप पढ़ेंगे जब एटॉमिक स्ट्रक्चर का सेकंड पार्ट पढ़ेंगे, या फिर आप मॉडर्न फिजिक्स पढ़ेंगे, उसमें एटम न्यूक्लियर चैप्टर है, वहाँ पे इनके बारे में डिटेल में पढ़ाया जाएगा। ठीक है। इस चैप्टर में मैं इनऑर्गेनिक में इनको डिटेल में नहीं पढ़ाऊंगा, मैं सिर्फ यहाँ पे पढ़ाऊंगा मॉडर्न यानी कि जो वेव मैकेनिकल मॉडल है एटम का, उसके बारे में। चलिए, इसमें थोड़ा सा बोहर्स एटॉमिक मॉडल के बारे में मैं आपको बता दूं। तो बोहर्स एटॉमिक मॉडल ने क्या करा, एटम को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक न्यूक्लियस और एक एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रेजेंट थे, और जो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट था, मतलब न्यूक्लियस के आउटसाइड में क्या कर रहे थे, इलेक्ट्रॉन सेल्स के अंदर क्या कर रहे थे, रिवॉल्व। सेल क्या थी? बोहर्स ने बताया था कि न्यूक्लियस के राउंड में इलेक्ट्रॉन हर जगह नहीं मिलता, केवल उस सर्कुलर ऑर्बिट में मिलेगा जिसका एंगुलर मोमेंटम h/2π का इंटीजर मल्टीपल होगा। यानी कि पहली सेल कहाँ कहलाई? जहाँ पे एंगुलर मोमेंटम h/2π मिला। सेकंड सेल कहाँ कहलाई? जहाँ पे एंगुलर मोमेंटम 2h/2π मिला। थर्ड सेल वहाँ कहलाई जिसका एंगुलर मोमेंटम 3h/2π मिला। ठीक। इनके ड्रॉबैक क्या था? कि इन्होंने कहा था कि न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन क्या होगा, न्यूक्लियस के अराउंड में क्या करेगा, रिवॉल्व करेगा, यानी कि सर्कुलर मोशन करेगा v स्पीड से। डिफरेंट डिफरेंट सेल की एनर्जी भी क्या बताई उन्होंने, डिफरेंट डिफरेंट। इनको क्या बोला? सेल। जहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेंगे, जब पर्टिकुलर सर्कुलर ऑर्बिट में जहाँ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेंगे, उसको उन्होंने सेल्स कहा, या उसको ऑर्बिट कहा, या एनर्जी लेवल। और डिफरेंट डिफरेंट सेल्स की एनर्जी क्या होगी, डिफरेंट डिफरेंट होगी, और डिफरेंट इलेक्ट्रॉन की क्या होगी, उसमें स्पीड होगी। तो इस v स्पीड से सर्कुलर मोशन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन इनमें रिवॉल्व करेगा, यानी कि 2D मोशन। मगर फाइनली क्या है, इलेक्ट्रॉन का क्या है, 3D मोशन पाया गया। इन सेल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन 2D मोशन में नहीं, 3D मोशन में होते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व तो करते हैं, साथ में अपनी एक्सिस के अबाउट रोटेट भी करते हैं। तो रोटेशन मोशन भी इनमें पाया गया। तो ये 3D मोशन पाया गया, ना कि 2D मोशन। इसकी वजह से क्या हो गए, डीमेरिट्स इसके मिल गए। इसमें किस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, उसका इलेक्ट्रॉनिक सेल कॉन्फ़िगरेशन दिया था बोहर्स-बरी ने। और क्या दिया था कि किसी भी सेल में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो किसके अकॉर्डिंग होंगे, 2n² के अकॉर्डिंग। मतलब किसी भी सेल में मैक्सिमम पॉसिबल इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं 2n², जहाँ पे n क्या है, नंबर ऑफ सेल्स, या कह सकते हैं नंबर ऑफ ऑर्बिट, या कह सकते हैं एनर्जी लेवल। अगर हम बात करें फर्स्ट सेल की, तो n की वैल्यू 1 रख देंगे। सेकंड सेल की बात करेंगे तो n की जगह यहाँ 2 रख देंगे, और थर्ड सेल की बात करेंगे तो n की जगह कितना रख देंगे, 3। अगर हम फर्स्ट सेल की बात करें तो फर्स्ट सेल में अगर यहाँ फर्स्ट सेल में हम कैलकुलेट करें तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम पॉसिबल इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे, 2। थर्ड सेल की, अगर सेकंड सेल की बात करें तो मैक्सिमम पॉसिबल इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे, 8। ऐसे थर्ड सेल में मैक्सिमम पॉसिबल इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे, 18, फोर्थ में 32, और 5 में 50, और 6 में 72। क्लियर? ये सारे ही मॉडल, इन सारे मॉडल में डीमेरिट्स क्यों मिला, ड्रॉबैक क्यों मिला? क्योंकि इन्होंने क्या करा था, इलेक्ट्रॉन की पार्टिकल नेचर को लेके ये मॉडल क्या करे थे, प्रपोज किए थे। तो ऑल वर बेस्ड ऑन द पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन की पार्टिकल नेचर पे बेस्ड थे। जबकि इलेक्ट्रॉन में क्या होता है, डुअल नेचर होता है, पार्टिकल नेचर और वेव नेचर, दोनों ही नेचर साथ में पाई जाती हैं। और उसमें से भी क्या होगा, जो वेव नेचर होती है वो डोमिनेंट होती है किसके ऊपर, पार्टिकल नेचर के ऊपर। मतलब इलेक्ट्रॉन में पार्टिकल नेचर से कहीं ज़्यादा क्या होती है, वेव नेचर पाई जाती है। तो जो नया मॉडल है, जो मॉडर्न मॉडल है, वो किसके ऊपर है, इलेक्ट्रॉन की वेव नेचर के ऊपर। चलिए उसी के बारे में हमें आज पढ़ना है इसमें। चलिए देखते हैं। तो अगर हम बात करें किसकी, मॉडर्न मॉडल की, यानी कि आज की प्रेजेंट में जो मॉडल है, तो वेव मैकेनिकल मॉडल, क्या बोलते हैं उसको, वेव मैकेनिकल मॉडल। वेव मैकेनिकल मॉडल क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन की वेव नेचर के ऊपर बेस्ड है। तो वेव मैकेनिकल मॉडल किसने प्रपोज किया था, किसने ये दिया था? ये तो एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था स्क्रोडिंगर। ठीक है। तो स्क्रोडिंगर साइंटिस्ट ने क्या करा था, इस वेव मैकेनिकल मॉडल को क्या करा था, प्रपोज करा था। कैसे प्रपोज किया था, इलेक्ट्रॉन की वेव नेचर को
डोमिनेंट मानकर, मतलब इलेक्ट्रॉन वेव नेचर में है ना कि पार्टिकल नेचर में। तो किसके ऊपर बेस्ड था? बेस्ड ऑन वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन की वेव नेचर में। एटम के बारे में लास्ट लेक्चर में हम पढ़ चुके हैं कुछ, थोड़ा सा और एक बार देखिए जरा। तो यहां से देखिए, जो एटम है वो 3 सब एटॉमिक पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज होता है, प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज होता है और न्यूट्रॉन क्या होता है? न्यूट्रल। ये न्यूट्रल होता है, इसीलिए इसका नाम न्यूट्रॉन भी रखा गया। चलिए, मास की बात मैं पहले भी कर चुका हूं। देखिए, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करें तो 9.1 इंटू 10⁻³ kg। प्रोटॉन के मास की बात करें तो 1.672 इंटू 10⁻27 kg। और न्यूट्रॉन के मास की बात करें तो 1.675 इंटू 10⁻27 kg। ठीक। और चार्ज की बात करें तो चार्ज दोनों पे ही क्या होता है? इलेक्ट्रॉन पे भी 1 यूनिट चार्ज होता है और प्रोटॉन पे भी क्या होता है? 1 यूनिट चार्ज होता है, मगर इलेक्ट्रॉन पे माइनस का और प्रोटॉन पे प्लस का। और 1 फंडामेंटल यूनिट ऑफ चार्ज में कितना चार्ज होता है? 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। उतना ही चार्ज प्रोटॉन पे होगा, मगर बस इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव नेचर का और प्रोटॉन पे पॉजिटिव नेचर का। और न्यूट्रॉन पे चार्ज क्या होता है? 0। ठीक। चलिए, तो अगर हम बात करें इन सब एटॉमिक पार्टिकलों के मास को अगर हम कंपेयर करें, तो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि, और यहाँ भी आपको साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ 10⁻31 है और यहाँ 10⁻27। तो जो इलेक्ट्रॉन का मास है वो प्रोटॉन न्यूट्रॉन के मास के कंपेरिजन में बहुत ज़्यादा छोटा है। और प्रोटॉन न्यूट्रॉन के मास को कंपेयर करें तो ऑलमोस्ट क्या है? इक्वल है। मैंने आपको बताया था अगर कंपेरिजन करने पाएंगे तो न्यूट्रॉन का मास थोड़ा सा अधिक होता है, कितना? 0.018%। तो अगर इनके मास की कंपेयर करें तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से बहुत ज़्यादा मास है किसका? मास ऑफ प्रोटॉन का। और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास ऑलमोस्ट क्या है? सेम, मगर इलेक्ट्रॉन का मास बहुत छोटा है। तो इलेक्ट्रॉन का जो मास है वो वेरी नेग्लिजिबल मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन का मास बहुत ज़्यादा नेग्लिजिबल है। तो और साथ में इलेक्ट्रॉन क्या करता है? न्यूक्लियस के आउटसाइड में क्या करता है? मूव करता है। तो मास बहुत कम है और साथ में क्या कर रहा है? मूव कर रहा है। तो इसमें क्या आ जाएगी? डुअल नेचर डोमिनेट कर जाएगी। तो ड्यू टू मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इट्स हैज इट्स वेव नेचर बाय डी ब्रोगली। तो डी ब्रोगली के अकॉर्डिंग कि मूविंग जो सब एटॉमिक पार्टिकल होते हैं उनमें वेव नेचर पाई जाती है। और जिसमें क्या होगा? देखिए, डी ब्रोगली ने कहा था कि दुनिया का कोई भी पार्टिकल हो, कोई भी मैटर हो, उसमें क्या है? डुअल नेचर पाई जाती है, पार्टिकल नेचर भी और वेव नेचर भी। अगर पार्टिकल क्या है? मूविंग है। अगर मूविंग पार्टिकल है तो उसके अंदर दोनों टाइप की नेचर पाई जाएंगी, पार्टिकल नेचर भी और वेव नेचर भी। जैसे जैसे उसका मोमेंटम बढ़ता है वैसे वैसे पार्टिकल नेचर उसमें बढ़ेगी। मोमेंटम कब बढ़ेगा? ठीक है, या कह सकता है कि जो मूविंग पार्टिकल है उसका मास जितना कम होता जाएगा उसमें वेव नेचर उतनी ज़्यादा आती चली जाती है, या मोमेंटम जितना ज़्यादा आता जाएगा उतनी वेव नेचर क्या होगी? कम। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो इलेक्ट्रॉन हैज इट्स वेव डोमिनेंट नेचर ओवर पार्टिकल नेचर। तो डी ब्रोगली के अकॉर्डिंग क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो डोमिनेंट रखता है वेव नेचर किसके? ओवर पार्टिकल नेचर। मतलब पार्टिकल नेचर से ज़्यादा वेव नेचर उसमें पाई जाती है, ड्यू टू इट्स नेग्लिजिबल मास, बहुत छोटा मास होने की वजह से। ठीक है, तो जितने भी सब एटॉमिक हैं वो दोनों नेचर पाई जाएंगी, पार्टिकल नेचर भी और वेव नेचर भी। वो कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन में क्या होगा? वेव नेचर ज़्यादा डोमिनेट करेगी किससे? पार्टिकल नेचर से। क्यों करेगी? क्योंकि उसका मास बहुत ज़्यादा छोटा है। तो इलेक्ट्रॉन क्या रखेगा? वेव नेचर ज़्यादा रखेगा पार्टिकल नेचर से। रीजन है ड्यू टू इट्स नेग्लिजिबल मास। तो क्या हुआ? डुअल नेचर पाई गई इलेक्ट्रॉन की। कौन कौन सी? पार्टिकल नेचर और वेव नेचर। मतलब इलेक्ट्रॉन दोनों तरह बिहेव करेगा, पार्टिकल की तरह भी बिहेव करेगा और वेव नेचर की तरह भी बिहेव करेगा, मगर उसमें क्या हो गया? उसका मास नेग्लिजिबल होने की वजह से वेव नेचर उसमें ज़्यादा पाई गई। इसलिए जो मॉडल है वो किसको मान के आप दे रहे हैं? तो जो मॉडर्न मॉडल आया वो इलेक्ट्रॉन की वेव नेचर को एज्यूम करते हुए आया है। ठीक है, तो देखिए देखते हैं डी ब्रोगली सर ने क्या करा, जो मैटर है उसकी डुअल नेचर को कैसे आइडेंटिफाई किया, या इलेक्ट्रॉन की डुअल नेचर को कैसे आइडेंटिफाई किया। इन्होंने क्या करा? इन्होंने 2 इक्वेशन इनके सामने थी, उन दोनों इक्वेशन को क्या कर दिया? इक्वेट। कौन कौन सी इक्वेशन? एक इक्वेशन थी आइंस्टीन सर की इक्वेशन थी, जिसमें मास एनर्जी रिलेशन की मतलब मास एनर्जी की फॉर्म में और एनर्जी मास की फॉर्म में क्या हो सकते हैं? इंटरचेंज हो सकते हैं। और किसके अकॉर्डिंग? E=mc² के अकॉर्डिंग। जहाँ c क्या है, जहाँ m क्या है? मास ऑफ पार्टिकल हो गया या मास ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल हो गया, और c क्या हो गई? स्पीड। ठीक, या वेलोसिटी कह सकते हैं।
दूसरा, एक दूसरी इक्वेशन थी इज इक्वल टू एच म्यू। ये क्या थी? प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी थी। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी मतलब कि जो लाइट है वो छोटे छोटे एनर्जी पैकेट में मूव करती है, जिसे बोला गया क्वांटा या फोटोन। ठीक, और उस फोटोन की स्मॉलेस्ट एनर्जी कितनी होगी? एच म्यू। क्लियर? एक फोटोन की जो एनर्जी है वो कितनी होगी? एच म्यू। इन दोनों इक्वेशन को उन्होंने क्या करा? रिलेट कर दिया, और जिससे क्या है, पार्टिकल की ड्यूअल नेचर को आइडेंटिफाई किया। देखिए, तो जो डी ब्रोगली इक्वेशन है, ही हैड गिवन रिलेशन बिटवीन पार्टिकल नेचर एंड वेव नेचर। इन्होंने क्या करा? पार्टिकल नेचर और वेव नेचर में रिलेशन दिया। किसके लिए? मूविंग सब एटॉमिक पार्टिकल लाइक ए फोटोन। तो इन्होंने क्या करा? मूविंग सब एटॉमिक पार्टिकल के बीच में मूविंग सब एटॉमिक पार्टिकल की वेव नेचर और पार्टिकल नेचर के बीच में एक रिलेशन दिया। किसके अकॉर्डिंग? ये दो इक्वेशन उन्होंने यूज करी, एक तो आइंस्टीन मास एनर्जी रिलेशन की और एक प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी की। इन दोनों इक्वेशन को क्या कर दिया उन्होंने? इक्वेट कर दिया। इक्वेट क्यों कर दिया? क्योंकि ये भी एनर्जी की इक्वेशन है और ये भी एनर्जी की इक्वेशन है। जब दोनों ही एनर्जी हैं तो ये दोनों क्या होनी चाहिए? इक्वल होनी चाहिए। तो एम सी स्क्वायर इजिकल टू क्या होना चाहिए? एच म्यू। मतलब जब कोई सब्सटेंस, जब कोई सबएटॉमिक पार्टिकल नेचर में है तो एनर्जी क्या होनी चाहिए? एम सी स्क्वायर। और जब कोई सबएटॉमिक वेव की फॉर्म में होना चाहिए तो एनर्जी क्या होनी चाहिए? एच म्यू। और पार्टिकल नेचर और वेव नेचर दोनों ही नेचर में उसकी एनर्जी कांस्टेंट रहनी चाहिए, कंजर्व रहनी चाहिए। तो उन दोनों एनर्जी को उसने क्या कर दिया? इक्वेट कर दिया। तो पार्टिकल नेचर की एनर्जी हो गई एम सी स्क्वायर और वेव नेचर की हो गई एच म्यू। म्यू क्या होता है? फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन या फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव। इस फ्रीक्वेंसी को हम लिख सकते हैं सी अपॉन लेमडा, जहाँ सी क्या है? स्पीड ऑफ फोटोन, या कह सकते हैं स्पीड ऑफ वेव, और लेमडा क्या है? वेवलेंथ। किसी भी वेव नेचर के लिए सी इज इक्वल टू म्यू लेमडा हमेशा क्या होता है? ट्रू। जहाँ सी क्या होती है? स्पीड। सी क्या हो गई? स्पीड ऑफ वेव या स्पीड ऑफ फोटोन। म्यू क्या हो गया? फ्रीक्वेंसी, और लेमडा हो गया वेवलेंथ। तो यहाँ से इक्वेशन को रिलेट करा तो एम सी स्क्वायर इजिकल टू हो गया एच म्यू, और यहाँ पे म्यू को लिख लिया सी अपॉन लेमडा। सी से एक सी कैंसिल किया तो ये बचा एम सी इजिकल टू हो गया एच अपॉन लेमडा। तो लेमडा निकालूंगा तो लेमडा इजिकल टू होगा एच अपॉन एम सी, जहाँ सी क्या है? स्पीड ऑफ फोटोन, क्योंकि रिलेशन हम किसके लिए निकाल रहे हैं? फोटोन के लिए। और मास इनटू वेलोसिटी क्या कहलाता है? मोमेंटम। तो ये इक्वेशन क्या हो गई? एच अपॉन पी, जहाँ पी क्या है? मोमेंटम ऑफ फोटोन। तो वेवलेंथ, जब कोई फोटोन क्या करेगा? जब भी कोई फोटोन मूव करेगा तो उससे एक वेव एसोसिएट होगी, और उस वेव की वेवलेंथ कितनी होगी? लैम्डा। और वो लैम्डा की वैल्यू कितनी होगी? एच अपॉन पी, जहाँ एच क्या है? प्लैंक कांस्टेंट, और पी क्या है? मोमेंटम। यही इक्वेशन उन्होंने क्या करी? अनोदर सब एटॉमिक पार्टिकल के लिए भी अप्लाई करके देखी, तो ये प्रैक्टिकली क्या हो गई? एकदम ट्रू पाई गई। ये बात क्या है? अनोदर सब एटॉमिक पार्टिकल में भी फॉलो हुई। तो उन्होंने क्या एक और इक्वेशन दे दी? फॉर एनी अदर मूविंग, तो उन्होंने क्या? फॉर एनी अदर मूविंग सब एटॉमिक पार्टिकल के लिए जो क्या होगी? वेवलेंथ क्या होगी? एच अपॉन एम बी, या कह सकते हैं एच अपॉन पी। मतलब कि हर एक मूविंग सब एटॉमिक पार्टिकल के कोई भी मैटर है, अगर वो मूविंग है तो उसके अंदर दोनों नेचर होंगी, पार्टिकल नेचर भी और वेव नेचर भी। ठीक है। और जो अगर कोई भी मैटर क्या करेगा, कोई भी मासिव पार्टिकल अगर क्या करेगा? मूव करेगा, या कोई भी पार्टिकल, कोई भी मटेरियल पार्टिकल अगर मूव करेगा तो उससे, उसके मोशन से एक वेव एसोसिएट होगी, और उस वेव की वेवलेंथ कितनी होगी? लैम्डा। और उस लैम्डा की वैल्यू कितनी होगी? एच अपॉन एम बी, जहाँ एम क्या है? मास ऑफ पार्टिकल, और वी क्या है? वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। ठीक। तो यहाँ से साफ साफ पता चल रहा है कि जो वेवलेंथ है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके? मास के। मतलब मास जितना छोटा होगा उतनी वेवलेंथ क्या होगी? ज़्यादा। तो अगर सब एटॉमिक पार्टिकल का जो मास है वो जितना ज़्यादा स्मॉल होगा, उससे एसोसिएट वेव की वेवलेंथ उतनी ही ज़्यादा होगी। तो इसलिए इलेक्ट्रॉन का मास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की कंपेरिजन में वेरी वेरी नेग्लिजिबल था। तो इसलिए इसका मास क्या है? बहुत कम था। तो उससे जो एसोसिएट, उसके इलेक्ट्रॉन के मूविंग से, इलेक्ट्रॉन के मोशन से जो वेव एसोसिएट हुई, उसकी वेवलेंथ काफ़ी बड़ी थी एज कंपेरिजन टू प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो इसलिए उसमें क्या हो गई? पार्टिकल नेचर से ज़्यादा डोमिनेट कर गई कौन? वेव नेचर। तो ये इक्वेशन हमने क्या करी, और आगे देखिए, अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? मूव कर रहा है, या इलेक्ट्रॉन मोशन में है, तो उससे जो एसोसिएट वेवलेंथ होगी वो कितनी होगी? एच अपॉन पी, जहाँ पी क्या है? मोमेंटम। अब मोमेंटम को हम लिख सकते हैं मास इंटू वेलोसिटी, या मोमेंटम को हम लिख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में √2m इंटू काइनेटिक एनर्जी। अगर कोई चार्ज पार्टिकल है और उस चार्ज पार्टिकल को v पोटेंशियल से एक्सीलरेट कर दिया गया है, तो उसके अंदर कितनी काइनेटिक एनर्जी आएगी? q इंटू वी। तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी को हम q इंटू वी की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अगर ये इक्वेशन हम सोल्व करें इलेक्ट्रॉन के लिए, तो प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू रखें,
मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू रखें, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू रखें, तो इसे सोल्व करके ये कितना आ जाता है, √150/V। यहाँ V क्या है, एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल। किस में आएगी वैल्यू, एंगस्ट्रॉम में। या √150 को भी सोल्व कर लिया तो 12.25/√V एंगस्ट्रॉम। ठीक है, ये सिर्फ ये जो फॉर्मूला है ये वैलिड है केवल इलेक्ट्रॉन के लिए, यहाँ भी ये सब किसी के लिए भी वैलिड कर सकते हैं आप। क्लियर हो गई बात। तो ये जो रिलेशन आ गया λ=H/P, मोमेंटम की जगह हम क्या लिख सकते हैं, m/v। या मोमेंटम की को काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में लिखना चाहें तो √2m काइनेटिक एनर्जी। और अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल v पोटेंशियल से एक्सीलरेट कर दिया जाए तो उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी कितनी आती है, q/v। तो यहाँ काइनेटिक एनर्जी की जगह आप क्या लिख सकते हैं, q/v भी लिख सकते हैं। इस इक्वेशन को अगर आप किसी इलेक्ट्रॉन्स के लिए सोल्व करें तो h की वैल्यू फिक्स है 6.26 इंटू 10⁻34। ऐसी मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू रखिए, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू रखिए, तो यहाँ से एक रिलेशन निकल कर आता है √150/V। इस √150 को भी सोल्व कर सकते हैं 12.27 या 12.25/√V एंगस्ट्रॉम। तो अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल, कोई भी इलेक्ट्रॉन अगर V एक्सीलरेटिंग पोटेंशियल से एक्सीलरेट किया है तो उसमें कितनी वेव एसोसिएट होगी, जिससे जो वेव एसोसिएट होगी उसकी वेव लेंथ कितनी होगी, ये क्लियर। तो ये जो लास्ट के दो फॉर्मूले हैं ये वैल्यू है, ये किसके लिए वैलिड हैं, केवल इलेक्ट्रॉन के लिए, और यहाँ आप किसी के लिए भी लगा सकते हैं। नेक्स्ट, तो फाइनली फॉर्म क्या आई डी ब्रोगली के अकॉर्डिंग। तो डी ब्रोगली ने कहा कि जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के अराउंड में पार्टिकल नेचर नहीं रखता, वेव नेचर रखता है। और वेव नेचर में क्या होगा, तो पार्टिकल न्यूक्लियस के अराउंड में उस स्पेस में पाया जाएगा जहाँ पे वो कंप्लीट वेव परफॉर्म करेगा। जहाँ पे वो एक वेव कंप्लीट कर लेगा वो पहली सेल हो जाएगी, और जहाँ पे वो दो वेव कंप्लीट कर लेगा वो कहलाएगी सेकंड सेल, और जहाँ पे वो तीन वेव कंप्लीट कर लेगा वो क्या कहलाएगी, थर्ड सेल। तो उन्होंने कहा, स्टेटमेंट कहा, अकॉर्डिंग टू द डी ब्रोगली टू एग्जिस्ट इट्स सर्कमफेरेंस शुड बी एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये कह रहा है कि न्यूक्लियस के अराउंड में इलेक्ट्रॉन जिस सेल में घूमेगा उस सेल का सर्कमफेरेंस इंटीग्रल मल्टीपल होना चाहिए वेवलेंथ के। मतलब या तो उसमें वो एक वेव परफॉर्म करे कंप्लीट, या टू वेव कंप्लीट परफॉर्म करे, या तीन वेव कंप्लीट परफॉर्म करे। अगर वो उसमें कंप्लीट वेव परफॉर्म नहीं करता तो इलेक्ट्रॉन वहां नहीं पाया जाएगा, या कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन केवल उसी स्पेस में पाया जाएगा जहां पे वो कंप्लीट वेव परफॉर्म करेगा। मान लीजिए कोई सेल है, इसकी रेडियस कितनी है r, तो इसका सर्कमफेरेंस की लेंथ कितनी हो गई 2πr। तो ये 2πr किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होनी चाहिए, लैम्डा के, वेवलेंथ के। या कह सकते हैं 2πr इक्वल होना चाहिए n/λ, जहां n कोई इंटीग्रल मल्टीपल वैल्यू है, 1 2 3 4 5, कोई भी इंटीजर वैल्यू है 1 2 3 4 5। तो 2πr इक्वल होना चाहिए लैम्डा के, या 2λ के, या 3λ के, या 4λ के। और ये रिलेशन उन्होंने, देखिए इस रिलेशन से उन्होंने क्या कर दिया, जो बोहर्स की अजम्पशन थी उसको भी क्या कर दिया, एकदम करेक्ट कर दिया। बोहर्स ने बताया था कि इलेक्ट्रॉन उस सर्कुलर ऑर्बिट में पाया जाएगा जिसका एंगुलर मोमेंटम मतलब mb/r, जिसका एंगुलर मोमेंटम h/2π का इंटीजर मल्टीपल होगा। इसको भी अपनी इक्वेशन से उन्होंने प्रूव कर दिया। कैसे, उन्होंने कहा कि जो सर्कमफेरेंस है वो इंटीग्रल मल्टीपल होना चाहिए वेवलेंथ के, तो 2πr = हो गया n λ। और लैम्डा क्या होगा, कोई भी सबएटॉमिक पार्टिकल अगर मूव कर रहा है तो उससे जो एसोसिएट वेवलेंथ होगी, एसोसिएट जो वेव होगी उसकी वेवलेंथ कितनी होगी, h/mb। तो यहाँ से देखिए mb को इधर ले गए तो क्या हो गया, mb/r = हो जाएगा 2π, इधर आ जाएगा डाउन में, तो इससे रिलेशन आ गया mb/r = हो जाएगा nh/2π। तो ये प्रूव भी हो गया किससे, बोहर्स का जो पोस्टुलेट था वो भी क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया है, किससे, डी ब्रोगली इक्वेशन से। चलिए, तो फाइनली बात क्या रही, हेंस इट इज क्लियर दैट एनी मूविंग पार्टिकल लाइक इलेक्ट्रॉन इज हैविंग इट्स डुअल नेचर, पार्टिकल नेचर और वेव नेचर। तो इस बात से डी ब्रोगली ने प्रूव कर दिया कि दुनिया का कोई भी पार्टिकल हो, कोई भी सब्सटेंस हो, वो क्या करता है, अगर वो मोशन में है तो उसमें दोनों नेचर पाई जाएंगी, पार्टिकल नेचर भी और वेव नेचर भी। मगर जो सब एटॉमिक पार्टिकल हैं उनका मास कम होगा तो उनसे जो एसोसिएट वेव होगी उसकी वेवलेंथ ज़्यादा होगी, और वेवलेंथ ज़्यादा होगी तो क्या होगा, उसमें वेव नेचर डोमिनेट कर जाएगी, किससे, पार्टिकल नेचर से। तो जो सब एटॉमिक पार्टिकल है इलेक्ट्रॉन, उसमें क्या होंगी, डुअल नेचर रखता है। मूविंग इलेक्ट्रॉन क्या रखता है, डुअल नेचर रखता है। या कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन एटम के अंदर हमेशा मूव करता रहता है, मोशन में रहता है, तो उसके अंदर हमेशा डुअल नेचर में वो पाया जाएगा, पार्टिकल नेचर और वेव नेचर। उसका नेग्जिबल मास होने की वजह से उसमें क्या होगी, वेव नेचर डोमिनेट कर जाएगी, किस पे, पार्टिकल नेचर पे।
तो हैंस इट इज क्लियर दैट एनी मूविंग पार्टिकल लाइक ए इलेक्ट्रॉन इज हैविंग इट्स ड्युअल नेचर, वो अपनी ड्युअल नेचर रखता है। कौन सी? पार्टिकल नेचर और वेव नेचर, दोनों, पार्टिकल नेचर एज वेल एज वेव नेचर। चलिए, इस बात को जब ये डी ब्रोगली सर ने ये बात बताई, इसको तुरंत सपोर्ट कर दिया किसने? हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल ने। यानी कि ये साइंटिस्ट थे हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल, तो हेजनबर्ग ने क्या कर दिया? एक प्रिंसिपल दिया, एक सिद्धांत दिया, उन्होंने कहा, उन्होंने इसको सपोर्ट कर दिया, या कह सकते हैं इनकी बात ने उनकी थ्योरी को क्या कर दिया, और भी उनके एक्सपेरिमेंट को एकदम सपोर्ट कर दिया। कैसे? इन्होंने बताया कि इट इज़ इम्पॉसिबल टू मेजर साइमल्टेनियसली, it is impossible to measure simultaneously exact position and exact velocity या कह सकते हैं momentum of any moving subatomic particle। देखिए, रदरफोर्ड ने बताया था कि अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन सेकंड सेल में है तो इतनी स्पीड से होगा, थर्ड सेल में है तो इतनी स्पीड से होगा, मतलब उन्होंने स्पीड और पोजीशन दोनों एक साथ बताई थी। हेजनबर्ग ने कहा कि कोई भी जो सब एटॉमिक पार्टिकल है उसकी वेलोसिटी और उसकी पोजीशन को एग्जैक्ट एक साथ नहीं बताया जा सकता। दोनों बातों को 100% करेक्टली एक साथ नहीं बताया जा सकता। अगर आप वेलोसिटी सही बताओगे तो पोजीशन गलत बताओगे, और पोजीशन अगर सही बताओगे तो वेलोसिटी गलत बताओगे। इन दोनों चीज़ों को एक साथ 100% एक्यूरेट नहीं बताया जा सकता। और उसके लिए उन्होंने एक मैथमेटिकल रिलेशन भी दिया क्या? डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी वो बड़ा होगा या इक्वल होगा h/4 से। मतलब h कांस्टेंट है, 4 की वैल्यू फिक्स है, तो ये क्या हो गया? कांस्टेंट। तो इन्होंने कहा कि डेल्टा एक्स और डेल्टा पी का जो प्रोडक्ट है वो कांस्टेंट, इस कांस्टेंट के या तो इक्वल होगा या इससे बड़ा होगा, वो कभी इससे छोटा या जीरो नहीं हो सकता। जहाँ पे x क्या है? पोजीशन, v क्या है? p क्या है? मोमेंटम। तो डेल्टा एक्स क्या कहलाएगा? एरर इन पोजीशन, और डेल्टा पी क्या कहलाएगा? एरर इन मोमेंटम। तो अगर हम क्या करें, एरर इन पोजीशन और एरर इन मोमेंटम का जो प्रोडक्ट है वो हमेशा क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है, और उसकी मिनिमम वैल्यू h/4 के इक्वल होगी। उसकी जो वैल्यू है वो h/4 के इक्वल या उससे बड़ी होगी। ठीक, यहाँ मोमेंटम को हम क्या लिख सकते हैं? m इंटू पी। तो डेल्टा पी को हम क्या लिख सकते हैं? m इंटू डेल्टा पी, जहाँ पे डेल्टा एक्स है एरर इन पोजिशन और डेल्टा वी क्या है? एरर इन वेलोसिटी। तो इसको अगर हम देखें तो यहाँ m यहाँ ला सकते हैं, तो एक और नया फॉर्मूला आ जाएगा कि डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी बड़ा होगा या इक्वल होगा h/4 इंटू साथ में क्या आ गया? m। देखिए, ये अगर एक साथ क्यों नहीं, ये फॉर्मूला कैसे सपोर्ट करता है इस स्टेटमेंट को? अगर मान लीजिए हम क्या करें, एक्यूरेट वेलोसिटी बताएं, वेलोसिटी एक्यूरेट बताएं, तो डेल्टा वी क्या है? एरर इन वेलोसिटी। अगर हम वेलोसिटी को एक्यूरेट बता रहे हैं तो डेल्टा वी क्या हो जाएगी? जीरो, मतलब वेलोसिटी में कोई भी एरर नहीं होगी। और जब वेलोसिटी में कोई भी एरर नहीं होगी तो डेल्टा वी क्या हो जाएगा? जीरो। और डेल्टा वी जीरो हो गया तो इन दोनों का प्रोडक्ट क्या आ जाएगा? जीरो। और जीरो आ गया तो उसने बताया है कि इन दोनों का प्रोडक्ट जीरो नहीं हो सकता, वो h/4 से बड़ा या इक्वल होगा। ठीक है, तो अगर दोनों बातें एक साथ आप बताते हैं तो कम से इन दोनों पॉइंट, पोजीशन और मोमेंटम की एरर का जो प्रोडक्ट है वो h/4 के इक्वल या उससे बड़ा होगा ही होगा, वो कभी भी जीरो नहीं आ सकता। ठीक है, तो इस बात को सपोर्ट कर दिया उन्होंने कि क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन है उसकी पोजीशन और उसकी वेलोसिटी या मोमेंटम को एक साथ एक्यूरेट नहीं बताया जा सकता। मतलब उन्होंने क्या कर दिया, इसकी वेव पार्टिकल नेचर को नेग्लेक्ट कर दिया और वेव नेचर को सपोर्ट कर दिया। तो यहाँ पे डेल्टा एक्स क्या है? एरर इन पोजीशन, डेल्टा पी क्या है? एरर इन मोमेंटम, और डेल्टा वी क्या हो गई? एरर इन वेलोसिटी। वेलोसिटी नहीं, वेलोसिटी में जो वेलोसिटी के नापते समय जो गड़बड़ी हुई है, एरर, उसकी बात कर रहा है। क्लियर? और साथ में ये प्रूव भी किया कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में क्यों नहीं पाया जाता या इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के बाहर क्यों पाया जाता है। ठीक है, इस बात को भी उन्होंने प्रूव किया। देखिए अपनी इस इक्वेशन से, वाई इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट आउटसाइड द न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के आउटसाइड में क्यों पाया जाता है, या क्वेश्चन बन सकता है कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर क्यों नहीं पाया जाता। तो वाई हिजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, हिजनबर्ग का जो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है उसकी इक्वेशन ये है कि चेंज इन एरर इन पोजीशन इनटू एरर इन वेलोसिटी वो इक्वल होगी या बड़ी होगी h/4 के। इस इक्वेशन को हमने लगाया तो देखिए यहाँ से एरर इन पोजीशन हम एरर इन वेलोसिटी अगर निकालेंगे तो h/4 इंटू डेल्टा एक्स। h क्या है? प्लैंक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू होती है 6.626 इंटू 10⁻⁻34। चाहो तो आप यहाँ और 6 लगा लो, मगर कोई ज़रूरत नहीं है।
तो 6.626 इंटू 10⁻34, 4 पाई की वैल्यू हो गई 3.14। एम मास क्या हो गया किसका, इलेक्ट्रॉन का, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के लिए हम सोल्व कर रहे हैं। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन रख दिया 9.1 इंटू 10⁻31। और डेल्टा एक्स क्या है, पोजीशन, एरर इन पोजीशन। मगर हम बात कर लें इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर, न्यूक्लियस की जो रेडियस है, न्यूक्लियस का जो साइज है वो कितना होता है 10⁻15 मीटर। तो न्यूक्लियस का साइज ये है, तो इसकी वेल पोजीशन में जो एरर है, इलेक्ट्रॉन की पोजीशन में जो एरर है वो क्या होगा, जो एग्जैक्ट साइज है किसका, न्यूक्लियस का, हमने वो मान लिया। ज़्यादा से ज़्यादा एरर मान लेगी कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा एरर होगी तो न्यूक्लियस की साइज होगी। ठीक, चलिए, तो जो एरर की जगह हमने, पोजीशन इन एरर की जगह हमने क्या रख दिया, न्यूक्लियस का साइज रख दिया। तो इससे अगर हमने सोल्व करके देखा, तो सोल्व करके अगर इसमें देखा तो यहाँ से एरर इन वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन वो निकल के कितनी आई, 5.8 इंटू 10⁻10 मीटर। और ये जो वैल्यू थी, ये वेलोसिटी ऑफ लाइट से भी क्या थी, अधिक। वेलोसिटी ऑफ लाइट कितनी है, 3 इंटू 10⁸। जो मैक्सिमम पॉसिबल वेलोसिटी अवेलेबल है वो कितनी है, 3 इंटू 10⁸, यानी कि स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट से अधिक ज़्यादा स्पीड किसी और पार्टिकल की नहीं है। और इसमें क्या है, ये जो इलेक्ट्रॉन को अगर जैसे ही न्यूक्लियस के अंदर मानते हैं, इलेक्ट्रॉन को जैसे ही हम क्या करते हैं न्यूक्लियस के अंदर मानते हैं, क्योंकि हमने एरर इन पोजीशन क्या रखा है, 10 न्यूक्लियस का साइज। तो जैसे अगर हम इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस के अंदर मानते हैं तो उसकी इलेक्ट्रॉन की स्पीड नहीं, इलेक्ट्रॉन की स्पीड में जो चेंज है, इलेक्ट्रॉन की स्पीड में जो चेंज है वो लाइट ऑफ स्पीड से भी अधिक आता है। जब चेंज एरर लाइट यानी कि स्पीड, इलेक्ट्रॉन की जो स्पीड है उसमें जो एरर है वो लाइट की स्पीड से भी अधिक आ रही, तो रियल में स्पीड क्या होगी, फिर तो बहुत ज़्यादा होगी, वो इम्पॉसिबल बात है। एक स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं बता रहा, ये इलेक्ट्रॉन की जो स्पीड है उसमें एरर बता रहा कितनी, 10⁻10, जो क्या है लाइट ऑफ स्पीड से अधिक है। जब एरर ही लाइट की स्पीड से अधिक है तो रियल स्पीड तो बहुत ज़्यादा होगी, जो इम्पॉसिबल बात है। तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर नहीं होगा। तो इस एरर को कम करना होगा, और एरर को कम करोगे तो इस वैल्यू को अगर आप कम करोगे तो इस अपोन में वैल्यू क्या करनी पड़ेगी, बढ़ानी पड़ेगी। ये तो आप मास ऑफ इलेक्ट्रॉन तो बढ़ा नहीं सकते, प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू बढ़ा नहीं सकते, पाई की वैल्यू बढ़ा नहीं सकते, फिक्स वैल्यू है। तो आपको किसको बढ़ाना पड़ेगा, साइज ऑफ न्यूक्लियस को, और न्यूक्लियस का साइज भी नहीं बढ़ा सकते। तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस से बाहर निकालना पड़ेगा। और इलेक्ट्रॉन को जैसे न्यूक्लियस से इस वैल्यू को बढ़ाओगे तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस से बाहर करना पड़ेगा, और न्यूक्लियस से बाहर करोगे तो ऑटोमेटिक इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, आउटसाइड ऑफ न्यूक्लियस हो जाएगा। ठीक, तो देखिए, तो विच इज नॉट पॉसिबल फॉर इलेक्ट्रॉन, हैंस इलेक्ट्रॉन कैन नॉट बी प्रेजेंट इन न्यूक्लियस। तो ये जो एरर आ रही है इलेक्ट्रॉन की स्पीड में, ये क्या आ रही, लाइट की स्पीड से अधिक आ रही, एरर ही अधिक आ रही है, तो रियल में वेलोसिटी क्या होगी, फिर तो बहुत ज़्यादा होगी। इसका मतलब ये इम्पॉसिबल बात है, और इम्पॉसिबल बात है तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट नहीं होगा, वो कहाँ होगा, आउटसाइड में। तो हमने साइज ऑफ न्यूक्लियस यूज किया है कितना, 10⁻15 मीटर, ये से बोलते हैं 1 फर्मी। और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन यूज किया है 9.1 इंटू 10⁻31, और प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू यूज की है 6.26 इंटू 10⁻34। ठीक है, क्लियर। तो इसी बात पे कि जो इलेक्ट्रॉन की स्पीड में जो एरर आ रही है वो खुद लाइट की स्पीड से अधिक आ रही है। जब एरर लाइट की स्पीड से बड़ी है तो इलेक्ट्रॉन की स्पीड तो बहुत ज़्यादा होगी। तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस से क्या करना पड़ेगा, इस वैल्यू में इस वैल्यू को घटाना पड़ेगा, और इस वैल्यू को घटाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, न्यूक्लियस का साइज बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि बाकी और वैल्यू तो फिक्स है, मगर न्यूक्लियस का साइज भी फिक्स है, वो तो बढ़ेगा नहीं। तो इलेक्ट्रॉन को आपको क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को न्यूक्लियस से बाहर करना पड़ेगा। इसलिए इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर नहीं पाया जा सकता, क्योंकि जो एरर इन वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन आ रही है वो इम्पॉसिबल आ रही है। इम्पॉसिबल क्यों आ रही है, क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट से बड़ी आ रही है। और स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है, मैक्सिमम पॉसिबल इलेक्ट्रॉन है किसी भी सब एटॉमिक पार्टिकल की या किसी भी मटेरियल पार्टिकल की, उससे ज़्यादा स्पीड पॉसिबल अभी नहीं है। तो देखिए, तो क्या इक्वेशन थी हिजेनबर्ग की कि डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी, मतलब एरर इन पोजीशन, एरर इन वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट है वो बड़ा होगा या इक्वल होगा h/4π के। मतलब ये जो प्रोडक्ट है फिक्स होगा। अगर आप क्या करेंगे, वेलोसिटी में एरर बढ़ाएंगे तो मोमेंटम में एरर क्या हो जाएगी, कम, और मोमेंटम में एरर कम करेंगे तो पोजीशन में एरर क्या हो जाएगी, ज़्यादा। इनका प्रोडक्ट हमेशा क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। कोई सी एक को एक्यूरेट बताने की कोशिश करेंगे तो वो क्या हो जाएगी, उसमें एरर जीरो हो जाएगी, एरर जीरो हो जाएगी तो इसका पूरा प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, जीरो, जो इम्पॉसिबल है। मैंने आपको पहले भी बता रखा है, देखिए ध्यान दीजिए, एच, अगर हम इसको हम क्या लिख सकते हैं, h/4π को हम h/2 भी लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि h बार इक्वल होता है h/4π। ठीक,
जब इस पे अगर कोई न्यूमेरिकल्स आएगा तो h और 4 पाई ये कांस्टेंट है, इनकी वैल्यू फिक्स है, जो वैल्यू आज है वही वैल्यू कल भी होगी और वही वैल्यू एग्जाम हॉल में भी होगी। तो इसकी वैल्यू पहले से आप कैलकुलेट करके रख सकते हैं कितनी, 0.529 या 0.527 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड। ठीक, तो इसकी डायरेक्ट इसकी जगह हम ये वैल्यू यूज़ कर सकते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। और अगर ये जूल, अगर ये ऐसा यूनिट है, अगर सीजीएस यूनिट देते हैं तो कितना हो जाएगा, 1 जूल में कितने अर्ग होते हैं, 10⁻7। तो यहाँ +7 की मल्टीप्लाई और कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये 10⁻27 हो जाएगा। ठीक है, चलिए। और इसमें कुछ रिलेशन को मॉडिफाई किया है, कुछ रिलेशन इस टाइप से क्वेश्चन, इस रिलेशन को एक्सचेंज करके ये प्रॉब्लम पूछ लेते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में। क्या है, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इस बड़ा था, ये इक्वल था h/4 पाई के। हमने डेल्टा एक्स और डेल्टा टी की मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दी। ठीक, तो इसमें क्या हुआ, चेंज इन पोजीशन पर यूनिट टाइम। चेंज इन पोजीशन पर यूनिट टाइम क्या कहलाता है, फोर्स, या रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या कहलाता है, फोर्स। तो डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी की जगह हम क्या लिख सकते हैं, एफ। ठीक, देखिए रिलेशन आ गया। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, पोजीशन मतलब डिस्प्लेसमेंट, तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वर्क डन, या कह सकते हैं एनर्जी। तो एरर इन एनर्जी इंटू डेल्टा टी बड़ा होगा, इक्वल होगा h/4 पाई। तो ये रिलेशन भी आप ध्यान रखें, इस टाइप से भी पूछ लेता है कि बताइए कौन सी हिजनबर्ग इक्वेशन को वैलिड करता है। तो ये भी, ये भी, ये भी, इस टाइप से डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में वो दे सकता है। चलिए, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी क्या है इसके बारे में भी थोड़ा सा जान ले। तो प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी क्या है, इन्होंने बताया था कि देखिए कि कोई भी ऑब्जेक्ट लाइट को यानी कि एनर्जी को एमिट करेगा या एब्जॉर्ब करेगा एक छोटे छोटे पैकेट के फॉर्म में, मतलब डिसकंटिन्यूअस फॉर्म में। रेगुलर फॉर्म में ना तो एनर्जी एमिट करता है, ना रेगुलर फॉर्म में एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। वो एक छोटे छोटे यानी कि डिसकंटिन्यूअस मैनर में क्या करता है, एनर्जी को एब्जॉर्ब या एमिट करता है, जिसे बोलते हैं डिस्क्रेडिट फॉर्म में। ठीक है, छोटे छोटे पैकेटों की फॉर्म में। तो वही इसी पे बेस्ड इन्होंने ये बात बताई। तो प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी क्या कहती है कि कोई भी पार्टिकल एनर्जी को एब्जॉर्ब या एमिट करेगा डिसकंटिन्यूअस मैनर में, छोटे छोटे पैकेटों की फॉर्म में, या डिस्क्रेडिट फॉर्म में, कंटिन्यूअस फॉर्म में नहीं होगा। तो देखिए, प्लैंक्स जो थ्योरी थी वो लाइट एनर्जी के लिए आई थी। लाइट की स्मॉलेस्ट क्वांटिटी, यानी कि स्मॉलेस्ट क्वांटिटी मतलब स्मॉलेस्ट एनर्जी ऑफ लाइट, वो क्या कहलाती है, क्वांटा। तो लाइट का जो एनर्जी पैकेट है, छोटे से छोटा जो एनर्जी पैकेट है, उसको बोला गया क्वांटम, या क्या बोल दिया, फोटोन। और फोटोन क्या है, सब एटॉमिक पार्टिकल है, किसका, लाइट का। ठीक है, इसमें सिर्फ एनर्जी होती है, मास नहीं होता। पार्टिकल कहना गलत है, एनर्जी पैकेट कहें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि इसमें सिर्फ एनर्जी होती है, एक एनर्जी के साथ ही मूव करता है, कह सकते हैं एक एनर्जी स्टोर करे रखता है, जिसे बोलते हैं फोटोन। मास इसमें क्या होता है, जीरो। तो एनर्जी पैकेट कहें किसकी जगह, सब एटॉमिक पार्टिकल की जगह, तो ज़्यादा अच्छी बात है। चलिए, क्योंकि इसमें मास तो होता ही नहीं, सिर्फ वेव नेचर होती है और एनर्जी पैकेट है। चलिए, तो क्या थी प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के, एटम और मॉलिक्यूल्स एब्जॉर्ब करेंगे या एमिट करेंगे एनर्जी इन डिसकंटिन्यूअस मैनर, या कह सकते हैं इन डिस्क्रेडिट फॉर्म, एंड दिस एनर्जी इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एच म्यू। इन्होंने कहा कि कोई भी एटम या मॉलिक्यूल मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट लाइट को या एनर्जी को ऑब्जर्व करेगा या एमिट करेगा डिसकंटिन्यूअस फॉर्म में, और उस फॉर्म, और वो जो फॉर्म होगी वो इंटीग्रल मल्टीपल होगी किसके, एच म्यू के। मतलब जो एनर्जी पैकेट है या तो एच म्यू होगा, या 2h म्यू होगा, या 3h म्यू होगा, यानी कि इस फोटोन की जो एनर्जी है वो एच म्यू होगी, 2h म्यू होगी, 3h म्यू होगी, 4h म्यू, इस टाइप से इंटीग्रल मल्टीपल होगी किसके, एच म्यू के। या कह सकते हैं जो स्मॉलेस्ट क्वांटिटी ऑफ एनर्जी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके, फ्रीक्वेंसी के। जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे एनर्जी पैकेट की एनर्जी बढ़ती चली जाएगी। यहाँ से प्रोपोर्शनल साइन हटाया तो एक कांस्टेंट आया h, और इसी h को बोलते हैं प्लैंक कांस्टेंट। ठीक है, तो E = हो गया h म्यू, E मतलब एनर्जी ऑफ फोटोन, h म्यू, h हो गया प्लैंक कांस्टेंट, म्यू क्या हो गई, फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन। फ्रीक्वेंसी को हम क्या लिख सकते हैं, c/λ, जहाँ c क्या है, स्पीड ऑफ फोटोन, और लैम्डा क्या है, वेवलेंथ ऑफ फोटोन। ठीक है, ये रिलेशन मैं आपको बता ही चुका हूँ, किसी भी वेव नेचर के लिए ये हमेशा वैलिड होता है, म्यू = c/λ या c = μ/λ, जहाँ म्यू होती है फ्रीक्वेंसी और लैम्डा होता है वेवलेंथ। तो c हो गया वेलोसिटी ऑफ लाइट, जो कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर/सेकेंड होती है, किसमें, वैक्यूम में। ठीक है जी।
ठीक है, तो जो एनर्जी होगी वो किस फॉर्म में होगी, इस फॉर्म में होगी, एच म्यू, 2h म्यू, 3h म्यू, इस टाइप से। और स्मॉलेस्ट क्वांटिटी ऑफ एनर्जी पैकेट वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, फ्रीक्वेंसी के। प्रोपोर्शन से हटाएं तो यहाँ एक कांस्टेंट आएगा कितना, h, और इसको h को बोलते हैं प्लैंक कांस्टेंट। तो एनर्जी ऑफ फोटोन क्या हो गया, एच म्यू, जहाँ म्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन। म्यू को हम क्या लिख सकते हैं, सी अपॉन लैम्डा। किसी भी वेव नेचर के लिए म्यू इक्वल टू होता है सी अपॉन लैम्डा, या सी इक्वल टू होता है म्यू इनटू लैम्डा, जहाँ म्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी होती है, और लैम्डा क्या होता है, वेवलेंथ। तो सी वेलोसिटी है, वेलोसिटी ऑफ लाइट इस समय यहाँ। तो वेलोसिटी ऑफ लाइट और लाइट की स्पीड या वेलोसिटी कितनी होती है, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड, मगर किस में, वैक्यूम में होती है। जैसे जैसे मीडियम डेंसर होता जाएगा वैसे वैसे ये भी डिक्रीज होती चली जाती है। लैम्डा क्या है, वेवलेंथ ऑफ लाइट है, और एच क्या है, प्लैंक कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यू होती है 6.6 इंटू 10⁻34 जूल सेकंड, इसकी यूनिट होगी एसआई यूनिट। क्लियर। नेक्स्ट, तो इलेक्ट्रॉन हैज इट्स वेव डोमिनेंट नेचर ओवर पार्टिकल नेचर ड्यू टू नेग्लिजिबल मास। तो यही हमने अभी तक पढ़ा है कि जो मूविंग इलेक्ट्रॉन है उसमें क्या होगी, ड्यूअल नेचर पाई जाएगी, पार्टिकल नेचर और वेव नेचर, जिसमें वेव नेचर क्या करेगी, डोमिनेट करेगी, किसकी वजह से, नेग्लिजिबल मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से। क्लियर। तो डुअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा पार्टिकल नेचर और वेव नेचर। वेव नेचर डोमिनेट करेगी किससे, पार्टिकल नेचर से, किसकी वजह से, ड्यू टू नेग्लिजिबल मास। तो वेव नेचर, जो वेव का प्रोपेगेशन है, वेव का जो मोशन है वो उस तरीके का होता है। ठीक, ये अगर हम बात करें, ये प्लस फेस, ये नेगेटिव फेस, ये पॉजिटिव फेस होती है, नेगेटिव फेस होती है। ये क्या होता है, जो मीडियम पार्टिकल है उनका मैक्स मीन पोजीशन से, ये मीन पोजीशन है, मीन पोजीशन से जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है उसे क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड। क्लियर। और एक सर्किल, हाफ सर्किल ये हो गया और हाफ सर्किल ये हो गया, तो वन सर्किल को हम क्या बोलते हैं, वन वेवलेंथ। एक सर्किल की जो लेंथ है उसे बोलते हैं वन वेवलेंथ, या कह सकते हैं ये जो टॉप है ये कहलाते हैं क्रस्ट, और ये कहलाता है ट्रफ। दो कंस्ट्रक्टिव क्रस्ट के बीच की जो लेंथ है वो क्या कहलाती है, वेवलेंथ। इसमें भी देखो हाफ सर्किल ये हो गया, 1/4 सर्किल ये, 1/4 ये, तो टोटल सर्किल मिलकर कितना हो गया, वन सर्किल। तो वन सर्किल की जो लेंथ होती है वो क्या कहलाएगी, वेवलेंथ लैम्डा। क्लियर। तो देखिए, तो यहाँ पे ये साई क्या है, जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है किसका, मीडियम पार्टिकल का मीन पोजीशन से, उसे बोलते हैं एम्पलीट्यूड, और यह क्या देते हैं, साई। तो साई क्या बताएगा, यहाँ पे लैम्डा तो बता रहा है वेवलेंथ को, वेवलेंथ मतलब एक वेव की लेंथ, एक वेव की लेंथ मतलब एक सर्किल का लेंथ। ठीक। और फाई क्या है, मतलब जब तक वेव एक सर्किल परफॉर्म करती है, एक सर्किल परफॉर्म करने में जो लेंथ लेती है उसे क्या बोल देते हैं, वेवलेंथ। क्लियर। और साई क्या कहलाता है, एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रॉन वेव। ये जो इलेक्ट्रॉन, इस साई को हम क्या बोलते हैं, साई किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इसके एम्पलीट्यूड को। तो साई क्या होगा, एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रॉन वेव। जो इलेक्ट्रॉन वेव है, इलेक्ट्रॉन की जो वेव जा रही है उसका जो एम्पलीट्यूड है उसको रिप्रेजेंट करता है कौन, साई। नॉर्मली जो वेव होती है हम उनमें उसके एम्पलीट्यूड को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, इस ए से, स्मॉल ए या कैपिटल ए। मगर यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन वेव है इसकी एम्पलीट्यूड को किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, साई से। तो साई क्या हो गया, एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रॉन वेव, या आल्सो कॉल्ड वेव फंक्शन। क्या बोल देते हैं इसे, वेव फंक्शन भी बोल देते हैं। अगर हम बात करें एम्पलीट्यूड, तो एम्पलीट्यूड का जब स्क्वायर करते हैं तो वो हमें क्या बताता है, इंटेंसिटी बताएगा। कोई भी वेव हो, उस वेव के एम्पलीट्यूड का अगर स्क्वायर करेंगे तो वो हमें क्या बताता है, वेव इंटेंसिटी। तो ऐसे यहाँ पे अगर हम क्या करेंगे, फाई स्क्वायर करेंगे तो फाई स्क्वायर हमें क्या बताएगा, इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी। किसमें, इलेक्ट्रॉन वेव के अंदर अगर हम फाई को स्क्वायर करेंगे, फाई क्या है, वेव फंक्शन है, या हमने अभी बताया एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रॉन वेव है। तो अगर फाई स्क्वायर करेंगे तो वो क्या बताएगा, इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी, और यह क्या बताएगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, और ये क्या बताएगा, इलेक्ट्रॉन क्लाउड। ये कह सकते हैं इसी को क्या बोला गया, ऑर्बिटल। पहले सिर्फ जब पार्टिकल नेचर के जो मॉडल थे उनमें सिर्फ क्या बोला गया था, सेल यानी कि ऑर्बिट, और अब क्या आ गई, ऑर्बिटल। ऑर्बिट क्या थी, 2 डायमेंशनल थी, जबकि ऑर्बिटल क्या है, 3 डायमेंशनल है। तो फाई स्क्वायर हमें क्या बताएगा, इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी को, या यानी कि फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, और या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, या यानी कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कितनी है, या इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स को मतलब इलेक्ट्रॉन की भीड़ कितनी है, और इसी को क्या बोलते हैं, ऑर्बिटल। तो ऑर्बिटल क्या हुआ, वो न्यूक्लियस के अराउंड का, न्यूक्लियस के आउटसाइड का वो 3D स्पेस जहाँ पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम हो, या कह सकते हैं जहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई हो, या जहाँ इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्या हो, मोर हो, उसे क्या, उस इस 3D स्पेस को क्या बोलते हैं, ऑर्बिटल। और उसे किससे रिप्रेजेंट करते हैं, साई स्क्वायर से। तो साई स्क्वायर हमें क्या बताता है, इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी, या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, या इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स, या ऑर्बिटल, इसके नाम है। ये बार बार मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है, ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है।
तो फाई किसको बताएगा? वेव फंक्शन को, या कह सकते हैं एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रॉन वेव, जो इलेक्ट्रॉन की वेव है उसके एम्पलीट्यूड को, और फाई स्क्वायर बताता है इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी को। चलिए, वेव मैकेनिकल मॉडल, जिसके लिए हमने ये बातें पढ़ी हैं, मॉडर्न मॉडल या आज का जो मॉडल है इलेक्ट्रॉन का, यानी कि किसका? एटम का। तो वेव मैकेनिकल मॉडल क्या है जी? दिस मॉडल वाज प्रपोज्ड बाय स्क्रोडिंगर। ये स्क्रोडिंगर जो साइंटिस्ट थे उन्होंने प्रपोज किया था। क्या किया था? इन विच ही कंसिडर इलेक्ट्रॉन लाइक ए वेव। उन्होंने क्या करा था? इलेक्ट्रॉन को एक वेव की तरह कंसीडर किया था। एंड मैथमेटिकली डेराइव एन इक्वेशन। उन्होंने और क्या करा? उन्होंने एक मैथमेटिकली इक्वेशन डेराइव करी, जिसका क्या नाम रखा गया? स्क्रोडिंगर्स वेव इक्वेशन। ठीक है। इट इज हैविंग इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। और इस जो मैथमेटिकल इक्वेशन आई, इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन पाए गए। ये कितने, ये क्या रखती थी? इनफाइनाइट सॉल्यूशन रखती थी। दो सॉल्यूशन आर एक्सेप्टेबल आर कॉल्ड क्वांटम नंबर। और जो से सॉल्यूशन एक्सेप्ट कर लिए गए उनको क्या बोला गया? क्वांटम नंबर। तो देखिए, स्क्रोडिंगर साइंटिस्ट ने क्या करा? इलेक्ट्रॉन की वेव नेचर को कंसिडर किया, उससे एक मैथमेटिकल इक्वेशन डेराइव करी, और उस इक्वेशन को क्या बोला गया? स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन। उस इक्वेशन के क्या पाए गए? इनफाइनाइट सॉल्यूशन पाए गए। ठीक है, उस इक्वेशन के क्या पाए गए? इनफाइनाइट सॉल्यूशन पाए गए। और उन सॉल्यूशन में से जिस सॉल्यूशन को एक्सेप्ट कर लिया गया उसको क्या बोला गया? क्वांटम नंबर। या कह सकते हैं उस इक्वेशन के जो भी सॉल्यूशन एक्सेप्टेबल हुए उन्हीं को क्या बोला गया है? क्वांटम नंबर। क्लियर हो गई बात? चलिए, तो देख लेते हैं ये स्क्रोडिंगर एक वेव इक्वेशन क्या है। तो स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन हमारे कोर्स में नहीं है, ये आप अगर हाई क्लासों में पढ़ेंगे। बस जस्ट इसका मैं रिप्रेजेंटेशन आपको दे रहा हूँ। ठीक है, आगे और फर्दर इसके बारे में यहाँ कुछ नहीं पढ़ना, हमारे कोर्स में सिर्फ इतना है। क्या है इक्वेशन? इसका डबल डिफ्रेंशिएशन है किसका? फाई स्क्वायर, यानी कि जो वेव फंक्शन है, वेव फंक्शन का डबल डिफरेंशिएशन है किसके रेस्पेक्ट में? जो कोऑर्डिनेट एक्सिस होती है उनके रेस्पेक्ट में, यानी कि एक बार एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में, एक बार वाई एक्सिस के रेस्पेक्ट में, और एक बार जेड एक्सिस के रेस्पेक्ट में। इन सभी के डिफरेंशिएशन का सम प्लस क्या है? 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर, और इंटू ई माइनस यू लिख सकते हैं, स्मॉल यू, या वी लिख सकते हैं, और इंटू साथ में साई इज इक्वल टू क्या है? 0। इन ये चार टर्म्स यूज करी हैं, इन चारों टर्म्स का सम क्या है? 0 है। क्या है? डबल डिफरेंशिएशन किसका? साई का। किसके रेस्पेक्ट में? एक बार एक्स के रेस्पेक्ट में, एक बार वाई के रेस्पेक्ट में, एक बार जेड के रेस्पेक्ट में, और प्लस है 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर। पाई का भी स्क्वायर है, एच का भी स्क्वायर है, एम और एम का स्क्वायर नहीं है, इंटू साथ में ई माइनस वी इंटू साई इज इक्वल टू क्या है? 0। जहाँ पे साई आपको पता ही है एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रॉन वेव, या कह सकते हैं वेव फंक्शन भी कह सकते हैं इसको। एम क्या है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के लिए यूज़ कर रहे हैं। और एच क्या है? प्लैंक कांस्टेंट। ई क्या है? ई है टोटल एनर्जी। और वी क्या है? ई क्या हो गई? टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। और वी क्या हो गई? पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो वी क्या है यहाँ? पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, या आप यू से लिख सकते हैं, क्योंकि जनरली पोटेंशियल एनर्जी को किससे इंडिकेट कर देते हैं? यू से। तो m हो गया मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, h हो गया प्लैंक कांस्टेंट, E हो गया टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, V क्या हो गई? पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। और डबल डिफरेंशिएशन ये क्या कहलाता है? सेकंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। अगर हम थोड़ा सा डिफरेंस देखें किसके बीच में, अगर हम डिफरेंस देखें ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल, मतलब जब पार्टिकल नेचर मानी गई थी इलेक्ट्रॉन की, तो उससे क्या आया था कि न्यूक्लियस के अराउंड में इलेक्ट्रॉन जिस स्पेस में घूमता है वो क्या बोला गया था? सेल। और उसको क्या क्या बोला गया था? ऑर्बिट, या बोल सकते थे एनर्जी लेवल। मगर अब क्या है? इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड में 2D यानी 3D स्पेस में घूमता है, और उसको क्या बोला गया? ऑर्बिटल। ठीक है, तो डिफरेंस बिटवीन ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल। तो ऑर्बिट या बोलते हैं सेल, या बोलते हैं एनर्जी लेवल। इट इज द सर्कुलर पाथ। ये क्या था? सर्कुलर पाथ, यानी कि 2D पाथ। इट इज द सर्कुलर पाथ आउटसाइड द न्यूक्लियस इन 2D स्पेस। इट आल्सो कॉल्ड सेल। इसको क्या बोलते हैं? सेल या एनर्जी। मतलब ऑर्बिट क्या है या सेल्स क्या है? 2 डायमेंशनल स्पेस हैं, या 2 डायमेंशनल सर्कुलर पाथ है, जिनमें इलेक्ट्रॉन क्या है? 2 डायमेंशनली मूव करता है। यही तो बताया था बोहर्स ने कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड में क्या करता है? एक सर्कुलर मोशन करता है, मतलब 2D मोशन। ऑर्बिटल, ऑर्बिटल क्या है? इट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन, या कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन क्लाउड आउटसाइड द न्यूक्लियस इन 3D स्पेस। मतलब न्यूक्लियस के अराउंड ऑल डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी जहां मैक्सिमम हो वही क्या कहलाता है? ऑर्बिटल। तो ऑर्बिटल क्या है? इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी स्पेस है न्यूक्लियस के अराउंड में, कह सकते हैं 3D स्पेस है।
तो मॉडर्न कॉन्सेप्ट क्या आया? तो जो एटॉमिक मॉडल का मॉडर्न कॉन्सेप्ट है वो क्या है? तो जो मॉडर्न एटॉमिक मॉडल है या वेव मैकेनिकल मॉडल है वो क्या है? किस एटम होगा, एटम में न्यूक्लियस होगा और न्यूक्लियस के अराउंड में क्या पाई जाएंगी? सेल, यानी जिन्हें बोला गया ऑर्बिट, और सेल्स के अंदर क्या होंगी? सब सेल, ठीक, यानी कि सब ऑर्बिट जिन्हें बोला गया। और सेल, सब सेल के अंदर क्या होंगी? ऑर्बिटल, और ऑर्बिटल के अंदर क्या होंगे? मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, किसमें? अपोजिट स्पिन में। तो आज जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट है, जो मॉडर्न एटॉमिक मॉडल है वो ये है कि एटम के अंदर क्या है? न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अराउंड में क्या है? सेल्स हैं, सेल्स के अंदर सब सेल्स हैं, और सब सेल्स के अंदर ऑर्बिटल हैं, और ऑर्बिटल के अंदर क्या है? 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो भी किसमें? अपोजिट स्पिन में। मतलब एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, वो भी किसमें? अपोजिट स्पिन में। एक क्लॉकवाइज स्पिन तो एक एंटी क्लॉकवाइज स्पिन। ये जो सेल्स है वो कौन बताएगा? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। और जो सब सेल्स है उसको कौन बताता है? एजिमुथल क्वांटम नंबर। और जो ऑर्बिटल है उसको कौन रिप्रेजेंट करता है? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ये जो 3 क्वांटम नंबर हैं यही सॉल्यूशन है किसके? स्क्रोडिंगर इक्वेशन के। तो जो स्क्रोडिंगर इक्वेशन के इनफाइनाइट सॉल्यूशन है उनमें से कुछ सॉल्यूशन एक्सेप्टेबल हो गए, और जो एक्सेप्ट किए गए वो नहीं क्या बोला गया? क्वांटम नंबर। तो ये 3 सॉल्यूशन जो एक्सेप्टेबल है, एक को बोला गया प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एक को एजिमुथल क्वांटम नंबर, और एक को बोला गया मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। तो जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है वो बताता है किसको? सेल को, यानी कि ऑर्बिट को। और एजिमुथल क्वांटम नंबर बताता है कि सेल के अंदर सब सेल होती हैं। और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बताता है कि सब सेल के अंदर ऑर्बिटल होती हैं। और फिर स्पिन क्वांटम नंबर है, वो बताती है कि ऑर्बिटल के अंदर क्या है? इलेक्ट्रॉन्स हैं। मगर जो स्पिन क्वांटम नंबर है वो इसके स्क्रोडिंगर इक्वेशन का सॉल्यूशन का पार्ट नहीं है। क्लियर? थैंक्स। अब हम इसमें स्टार्ट करेंगे क्वांटम नंबर। ठीक है, क्वांटम नंबर से पहले देखूंगा मैं एक छोटा सा लेक्चर ले लूंगा। ये जो मैंने आज पढ़ा है इसमें जो डी ब्रोगली इक्वेशन आई है, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की इक्वेशन है, उन पे कुछ न्यूमेरिकल्स करा दूं, और उसके बाद हम क्वांटम्स नंबर स्टार्ट करेंगे। जो बेसिक बात है वो क्वांटम्स नंबर से स्टार्ट होगी। अभी जो इंपॉर्टेंट चीज़ें आना शुरू होंगी वो क्वांटम नंबर से आना शुरू होंगी। ये बेसिक सी बात मैंने आपको बताई थी जो पता होना चाहिए सभी बच्चों को। ठीक है, थैंक्स।